हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने दर्पण समीकरण यानी मिरर फॉर्मूला देखा था और फिर हमने मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का फॉर्मूला देखा था। अब हम उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of radius of curvature 15 सेंटीमीटर। यानी कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से पहला 10 सेंटीमीटर तथा दूसरा 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यानी एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, उसे आपके जो कॉन्केव मिरर है यानी अवतल दर्पण है, उससे 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन परिकलित कीजिए। यानी आपको क्या करना है, जो आपका इमेज है, प्रतिबिंब है, उसकी पोजीशन यानी स्थिति, नेचर यानी प्रकृति और मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन आपको निकालना है। तो सबसे पहले जितनी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उन्हें हम नोट डाउन कर देंगे। तो सबसे पहले आपको पहली कंडीशन दी गई है 10 सेंटीमीटर, यानी u बराबर 10 सेंटीमीटर है। और आप जानते हैं क्या है, ये कॉन्केव मिरर है यानी आपका अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण के लेफ्ट साइड में आपकी जो होती है आपका ऑब्जेक्ट होती है। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो माइनस साइन में होगा, यानी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस हम लेंगे वो माइनस साइन के साथ लेंगे, यानी -10 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू, ठीक है, आर की वैल्यू आपको दी गई है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या आपको दी गई है, कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ये भी आपकी नेगेटिव में आएगी। तो यानी जो फोकल लेंथ है एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/2 यानी 15/2, यानी -15/2 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले फर्स्ट केस के लिए हमें इसकी पोजीशन यानी स्थिति निकालनी है। यानी सबसे पहले हम v की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो जो हमारा मिरर फॉर्मूला है यानी दर्पण समीकरण, तो जो हमारा मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण समीकरण है वो हमारा क्या है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। हमें क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है। 1/4 को हम दूसरी साइड रख देंगे, यानी 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। 1/f आपका कितना है, -2/15 माइनस, अब आप जानते हैं u की वैल्यू कितनी है, -10 यानी -10। तो ये आप ऐसे लिख देंगे -10। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, -2/15 प्लस 1/10 यानी नीचे आपका क्या आ जाएगा, आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तीय लेंगे। तो 15 और 10 का कितना होता है, 30 होता है, ठीक है, 30 होता है, 30 होता है। और ऊपर आपके पास हो जाएगा -4 + 3, यानी आपके पास -1/30 जो आया वो आपके पास 1/v की वैल्यू है। इसका मतलब v की वैल्यू कितनी आई, -30 सेंटीमीटर, यानी -30 सेंटीमीटर। तो ये आपकी वैल्यू आई v की।
अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। ठीक है, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। तो जो आपका आवर्धन है यानी मैग्निफिकेशन है, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। m बराबर माइनस वी अपॉन यू होता है। माइनस वी की वैल्यू रखेंगे -30, माइनस 30 यानी +30, और u की वैल्यू -10 यानी 30 अपॉन -10 मतलब 30 अपॉन -10 यानी -3, जो क्या है इसका मैग्निफिकेशन आ गया यानी आवर्धन आ गया। तो यानी जो आपकी इमेज बनेगी, या हम ये कह सकते हैं जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वो वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा, और उसका मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन कितना होगा? 3 गुना होगा। अब हम नेक्स्ट जो आपका अगला क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट है, उसको हम करेंगे। तो जो आपका सेकेंड पार्ट है जिसमें आपका क्या है, u की वैल्यू है -5 सेंटीमीटर, r f की वैल्यू सेम रहेगी और इसमें भी आपको v की वैल्यू निकालनी। तो हमारा जो दर्पण समीकरण है यानी कि हमारा जो मिरर फॉर्मूला है वो है 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब हम क्या करेंगे, हमें v की वैल्यू निकालनी। तो हम जानते हैं 1/v बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1/f - 1/u। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज को इसमें रख देंगे। तो 1/f कितना होता है आपका, -2/50 या -2/15 प्लस 1/, यहाँ पे आपके पास होगा -1/-5। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा -2/15 + 1/5। अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 15 आएगा, -2 + 3 यानी आपकी जो वैल्यू आएगी इसमें -1/15 आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, प्लस 1/15 इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, -2 + 3/15 तो वैल्यू कितनी आई, +1/50 यानी 1/v की वैल्यू +1/15 आई। मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। कितनी आ गई, 15 आ गई, यानी 15 सेंटीमीटर। अब क्योंकि इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, धनात्मक है, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब है जो आपकी इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे यानी दर्पण के पीछे बनेगी। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर, यानी किसके पीछे, दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बनेगा। अब हम बात करते हैं आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन की। यानी m जो होता है वो बराबर होता है आपका -v/u के। तो -v मतलब -15, ठीक है, -v मतलब -15, -v मतलब -15, और जो आपका u है, ठीक है, u की वैल्यू कितनी है, u की जो वैल्यू है वो आपकी -5 है। कितनी है, -5 है।
तो यानी जो मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी जो आपकी इमेज बनेगी यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो वर्चुअल होगा यानी आभासी होगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा आपका, आभासी प्रतिबिंब। इस केस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और उसका आवर्धन कितना होगा, 3 गुना उसका आवर्धन होगा। यानी जो आपका प्रतिबिंब बनेगा यानी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और 3 टाइम्स मैग्निफाइड होगी या आभासी, सीधा और 3 गुना आपकी जो है इमेज होगी या प्रतिबिंब होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन की। ठीक है, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन की हम बात करें। अभी तक हमने परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन की बात की थी। ठीक है, रिफ्लेक्शन की हमने बात की थी और हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई लाइट रे या प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे पड़ती है या किसी चमकीली सतह पे पड़ती है तो वो क्या करती है, वो बाउंस बैक हो जाती है या फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है यानी वापस चली जाती है, परावर्तित हो जाती है। जैसे कि हम दीवार पे अगर बॉल को तेजी से मारे तो क्या होता है, बॉल फिर वापस आ जाती है। उसी तरीके से प्रकाश की किरण जब हम किसी चमकीली सतह पर डालते हैं उसे तो वो रिफ्लेक्ट होती है यानी वापस आ जाती है। अब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की यानी अपवर्तन की बात करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई प्रकाश की किरण यानी लाइट रे एक मीडियम से, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी लाइट रे की, ठीक है, लाइट रे जैसे कि कोई प्रकाश की किरण है वो क्या कर रही है, हवा से एक पानी की जो सतह है, जैसे कि कोई नदी है उसमें पानी है, ठीक है, तो जो आपकी प्रकाश की किरण है वो आपका जो एयर है, हवा है, उससे उस पानी के अंदर जा रही है। ठीक है, उस पानी के अंदर जा रही है। अब आप देख सकते हो जो मीडियम है यानी माध्यम है वो चेंज हुए हैं। पहले क्या था, एयर था। दूसरा क्या है आपका, दूसरा जो माध्यम है उसमें क्या है, पानी है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, उसका जो रास्ता होता है, ठीक है, उसका जो रास्ता होता है यानी जो प्रकाश की किरण का रास्ता है उसका जो पाथ है वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा बदल जाता है यानी चेंज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो आपके 2 मीडियम है, जैसे कि हमने किसका एग्जाम्पल लिया, पानी का एग्जाम्पल लिया और हवा का लिया। ठीक है, हवा और पानी का एग्जाम्पल लिया। यानी जैसे हवा से पानी पे जब आपकी क्या जा रही है, प्रकाश की किरण जा रही है तो दोनों मीडियम बदल गए। ठीक है, तो ये देखा गया कि जो हवा है वो क्या है, ऑप्टिकली आपका रेयरर है यानी उसका घनत्व जो है, प्रकाश की घनत्व जो है वो कम है, और जो आपका पानी है उसका प्रकाश की घनत्व क्या है, ज्यादा है। तो इस कारण क्या हुआ, जैसे ही जो लाइट रे है यानी प्रकाश की किरण है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो उसने अपने पाथ को यानी रास्ते को थोड़ा सा बदल दिया। तो इस जो ये प्रॉपर्टी होती है, ये फिनोमेना जो होता है, ये परिघटना जो होती है, इसको हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एन ऑब्लाइकली इंसिडेंट 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में, अगर जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक आपतित होती है यानी ऑब्लिकली तिरछी पड़ती है यानी ऑब्लिकली उस पे इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, ray of light that entered the other medium changes at the interference of the two medium।
यानी तो दोनों माध्यमों के अंतराह पृष्ठ पर इनके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। यानी जो उसका क्या होता है, तो जो दोनों मीडियम का क्या होता है, इंटरफेस होता है, ठीक है। यानी वो जगह, यानी वो जैसे कि आपका क्या है, ये वाटर है, पानी, और ये एयर है, लाइट रे इस तरीके से गई, ठीक है। ये क्या है, ये एक ऐसा इंटरफेरेंस है, ठीक है, एक ऐसा अंतराह पृष्ठ है, ठीक है, एक ऐसी पॉइंट है जहां पे क्या होगा, जहां पे जो आपका लाइट रे है, जो ये आपकी लाइट रे आ रही है यानी प्रकाश की किरण आ रही है, इसका जो पाथ है, ठीक है, इसका क्या है, जो पाथ है यानी रास्ता है, वो क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा, या इसकी दिशा थोड़ा सा बदल जाएगी, ठीक है। किस तरीके से बदलेगी, थोड़ा सा इसकी दिशा इस तरीके से बदल जाएगी, यानी इस तरीके से सीधे ना जाकर ये कैसा हो गया, थोड़ा सा बेंड हो गया, यानी मुड़ गए। तो जो ये फिनोमेना होता है, ये जो परिघटना होती है, यानी दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी इस परिघटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जो आपके पास ये रिफ्रैक्शन की कंडीशन है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि जो आपके आपतित किरण है यानी इंसिडेंट रे है, वो 0 से 90 यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो है आपका जो सरफेस है, इंटरफेरेंस है, उस पर पड़नी चाहिए। इन दोनों एंगल्स के जो बीच में, इन दोनों कोणों के बीच में जितने भी एंगल्स पड़ते हैं, इनमें इन दोनों के बीच में ही उसका क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी अपतन कोण होना चाहिए। तभी आपको रिफ्रैक्शन की जो ये परिघटना है, फिनोमेना है, ये आपको दिखाई देगा। अगर जो इंसिडेंट रे है यानी आपतित किरण है, अगर हम इस इंटरफेरेंस में सीधा डाल दें, ठीक है, हम क्या करते हैं, इस तरीके से तिरछी नहीं डालते बल्कि सीधी रेखा डालते हैं, या सीधी जो आपकी किरण है उसे हम सीधा डालते हैं। किस तरीके से, देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है, सीधी डली है, यानी 90 डिग्री पे हमने डाल दिया। तो क्या होगा, तब आपको रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है यानी रिफ्रैक्शन की परिघटना है, वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये आपको तभी दिखाई देगी जब जो आपका इंसिडेंट एंगल है यानी अपतन कोण है, वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। तो इस रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। आपको क्या करना है, आपको एक ग्लास में पानी लेना है, एक ग्लास लेना है, उसमें पानी लेना है, यानी ग्लास का टम्बलर लेना है और उसमें पानी भर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक पेंसिल लेनी है, उस पेंसिल को उस ग्लास में डुबो देना है। आपको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। तो जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे यानी इसको जब आप देखेंगे, तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि आपको पानी के नीचे पेंसिल कुछ मुड़ी सी लगेगी, ठीक है। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, आपको पानी के नीचे की जो पेंसिल है वो आपको थोड़ा सा मुड़ी हुई सी लग रही है, एकदम सीधी नहीं लग रही है जैसे कि ऊपर है। तो बेसिकली ये जो हुआ है ये रिफ्रैक्शन के कारण हुआ है, यानी अपवर्तन की वजह से हुआ है। तो बेसिकली हुआ क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे इसके बगल में इसकी क्या रे डायग्राम बनाया गया है, यानी कि आपको ये दिखाया गया है कि सबसे पहले जो इंसिडेंट रे है यानी जो आपकी आपतित किरण है, वो क्या हो रहा है, वो पड़ रही है, ठीक है। तो पहला ऊपर का जो मीडियम है आप देख सकते हैं, वो एयर है यानी हवा है, और नीचे का जो मीडियम है वो क्या है, आपका पानी है यानी वाटर है। तो जैसे ही प्रकाश की किरण आपकी पड़ती है, ठीक है, पड़ती है, आपको पता है जो आपकी पेंसिल है वो हमें रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई दे रही है, यानी जो आपका परावर्तन है उसकी वजह से हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि इस पे क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है। तो जैसे ही लाइट जो है, लाइट रे या प्रकाश की किरण जो है आपकी जब पड़ती है, तो पहले वो एयर से ट्रैवल करती है यानी हवा से चलती है,
हवा से फैलती है, हवा से प्रोपगेट करती है, फिर वो क्या करती है, पानी की तरफ जाती है। ठीक है, किसकी तरफ जाती है, पानी की तरफ जाती है। तो जब वो पानी की तरफ जाती है तो वो थोड़ा सा अपनी जगह से मुड़ जाती है या बेंड हो जाती है, या जो उसका पाथ है, उसका रास्ता है, वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो यही कारण है जिस कारण हमें जो ये पेंसिल है वो पानी के नीचे जो हिस्सा पेंसिल का डूबा है वो थोड़ा सा हमें बेंड यानी मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आपकी लाइट रे है यानी प्रकाश की किरण है, जैसे ही उसने पानी में एंटर किया यानी पानी में गई वो, तो वो थोड़ा सा बेंड हो गई। ठीक है, थोड़ा सा मुड़ गई। इस कारण हमें पेंसिल कुछ इस तरीके से दिखाई दी। तो जो आपकी रे है यानी जो किरण आपकी जो ऊपर से पानी की पे पड़ रही है उसे हम इंसिडेंट रे या अपतित किरण कहते हैं। और जो कोण आपका अपतित किरण यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल यानी अभिलंब के बीच में बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसके बाद क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग ऑफ लाइट। अपने पाथ से जो लाइट का जो पाथ है, लाइट का जो रास्ता है, प्रकाश का जो रास्ता है, वो क्या हुआ, चेंज हुआ, बेंड हुआ, मुड़ा, तो रिफ्रैक्शन हुआ। तो जो रिफ्रैक्शन के बाद आपको रिफ्रैक्टेड रे मिली, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। और जो ये एंगल बन रहा है उसे हम कहते हैं आपका अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें जब भी हम किसी पेंसिल या कोई भी आप वस्तु किसी ऐसी सतह में डालते हैं, जैसे ग्लास में हमने यहाँ पेंसिल डाली है, इस तरीके से हम डालते हैं तो हमें पेंसिल बेंड हुई हुई या मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। आपको इसका रीजन पता चल गया होगा कि इसके कारण क्या है। अब हम चलते हैं इससे आगे। तो आपके पास यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, आप देख सकते हैं। तो ये आपकी एक इमेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी कोई किरण, प्रकाश की किरण आपकी किसी सतह पर क्या करती है, इंसिडेंट होती है यानी अपतित होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अपतित किरण कहते हैं। तो जब भी ये फिनोमेना होता है तो दो चीजें होती है। ठीक है, दो फिनोमेना होते हैं, यानी या तो वो जो किरण है वो क्या करती है, परावर्तित हो जाती है यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है, या फिर वो क्या होती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है यानी अपवर्तित हो जाती है। तो जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और जो सतह के अंदर चली जाती है और क्या होता है, वो अपने पाथ यानी अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाती है, उस किरण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं यानी रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जो सतह के सीधी रेखा होती है यानी सतह से जो हम एक सीधी रेखा को मानते हैं उसे हम अभिलंब यानी नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब यानी नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो स्नेल थे उन्होंने बहुत सारे प्रयोग करे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और उन्होंने कुछ लॉ या कुछ नियम प्रतिपादित किए। यानी क्या किए, उन्होंने कुछ जो लॉ है, आपके जो नियम है, उन्हें ऑब्टेन। तो ये जो नियम है, पहला नियम आपका है the incident ray, the refracted ray and the normal to the interference at the point of incidence all lie in the same plane। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अंतरा पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल
में होते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो आपका एंगल ऑफ जो आपका इंसिडेंट रे है यानी आपतित किरण है, जो आपकी इंसिडेंट रे है यानी आपतित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है यानी अपवर्तित किरण है, और जो अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब है और कहाँ पे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है, आपतन बिंदु पे, ये सब एक ही तल पे होते हैं या एक ही समतल में होते हैं। आप इस इमेज, जो आपके पास ये इमेज है, इससे भी आप देख सकते हैं कि जो आपकी आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और आपका क्या है, अभिलंब है, और जो ये बिंदु है ये सब किसमें है, एक ही पॉइंट पे, एक ही तल पे, ठीक है, एक ही जो ये पॉइंट है वो एक ही तल पे लाए करते हैं, एक ही तल पे है। सेकंड है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, यानी किन्हीं दो माध्यमों के युगल के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस किसका, साइन किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी अपतन कोण का, और साइन ऑफ एंगल ऑफ आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है, जो आपका अपवर्तन कोण का क्या है, साइन है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है यानी स्थिर होता है या स्थिरांक होता है। The ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of reflection is constant, यानी जैसे कि आप यहाँ पे फॉर्मूले में देख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n/1, ठीक है, यहाँ पे जो आपका n/1 है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी क्या है, एक स्थिरांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इसे कहते हैं। आप इसे म्यू से भी डिनोट कर सकते हो, म्यू से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं। ऑफ द सेकेंड मीडियम क्या दिखाया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी ये क्या है आपका, ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं इसे, ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक जो है ये वो है, ठीक है, तो कांस्टेंट है, n/1 है। इक्वेशन इज वेल नोन एज स्नेल्स लॉ, यानी इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं, इसे हम स्नेल लॉ कहते हैं। तो आप इसकी जगह n की जगह म्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक स्थिरांक है। इफ n/1 यानी जो कांस्टेंट है, जो रेशियो आपका है, जो स्थिरांक जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 से बड़ा है, या जो आपका r है, और क्या दिया गया, r क्या है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी जो है अपवर्तन कोण जो है वो छोटा है, किससे, आपतन कोण से। अगर ऐसा होता है तो हम ये क्या क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है यानी अपवर्तित किरण है, वो किसकी तरफ मुड़ी होती है, वो बाद में आपका जो अभिलंब है नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। यानी कि अगर जो आपका रेशियो है, आपका n/1 रेशियो है, जो कि आपका क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर है, अगर ये 1 से ज्यादा आ जाता है, ठीक है, 1 से बड़ा है, ठीक, यानी क्या कहा गया है कि जो आपका दूसरा मीडियम है, जो आपका दूसरा मीडियम है उसका पहले मीडियम से क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो अगर ये ज्यादा है, बड़ा है 1 से, यानी जो आपका एंगल आर है, यानी रिफ्रैक्टेड, जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यानी जो आपका अपवर्तन कोण है वो बड़ा है आपका किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी अपतित कोण से। तो हम ये कह सकते हैं, या ये देखा गया है
कि जो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है, ठीक है, वो छोटा है, तो यानी जो आपके रिफ्रैक्टेड रे है यानी अपवर्तित किरण जो है वो क्या होती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। यानी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपकी ये फिगर है आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी एंगल आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यानी एंगल आर, यानी अपतन कोण जो है वो बड़ा है आपके जो अपवर्तित कोण है या अपवर्तन कोण जो है उससे आपको दिखाई दे रहा है। और आप क्या देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि जो प्रकाश की किरण है वो क्या हो रही है, वो आपके अभिलंब यानी नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है यानी मुड़ रही है, आपको इसमें दिखाई दे, ठीक है। तो यानी कि इन सच अ केस मीडियम 2 इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर। इसका मतलब ये है कि जो आपका मीडियम 2 है, ठीक है, वो क्या है, वो कैसा है, माध्यम 2 जो है उसका प्रकाश घनत्व जो है, प्रकाश सघन जो है यानी वो क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है, किससे, आपके मीडियम 1 यानी माध्यम 1 से। उसी तरीके से अगर N21 जो है, ठीक है, जो N21 है उसकी वैल्यू अगर लेस देन आती है आपकी 1 से, यानी आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यानी अपवर्तन कोण जो है वो कम है, किससे, आपतन कोण से, ठीक है। तो क्या होगा, द रिफ्रैक्टेड रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी जो आपकी जो अपवर्तित किरण है वो क्या होगी, वो नॉर्मल यानी अभिलंब से दूर जाएगी। दिस इज द केस व्हेन इंसिडेंट रे इज डेंसर मीडियम रिफ्लेक्टेड टू अ रेयर मीडियम, यानी ये वो केस है, वो स्थिति है जिसमें आपतित किरण किसी सघन माध्यम से गमन करती हुई विरल माध्यम में अपवर्तित होती है, यानी एक डेंसर मीडियम से, ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर जो मीडियम है उससे आपका ऑप्टिकली रेयरर मीडियम पे जाती है। तो ये आपके दो केसेस हैं, आपने स्नेल्स लॉ को समझ लिया है और स्नेल्स लॉ के बेसिस पे हमने जो ये दो केस हैं, दो स्थिति हैं, इनको हमने समझा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चन समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। उस न्यूमेरिकल को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, जो हमने अभी अपवर्तन के बारे में पढ़ा यानी रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, स्नेल लॉ देखा, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।